मारुति सुजुकी की कार्स पूरी इंडिया में जानी जाती है अपने तगड़े इंजन्स और दमदार माइलेज के लिए। और एक चीज की वजह से ये कंपनी पूरी इंडिया में जानी जाती है और वो चीज है सेफ्टी। हालांकि सुजुकी और सेफ्टी इन दोनों में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। सुजुकी की पूरी इंडिया में 15 कार्स अवेलेबल है, जिनमें 8 हैचबैक, 2 एमयूवी, एक कॉम्पैक्ट सीडान, एक मिनी वैन, एक एसयूवी और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। जिनमें ब्रेजा और ग्रैंड विटारा छोड़ दी जाए तो बाकी की 13 गाड़ियों ने क्रैश टेस्ट में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इन 13 गाड़ियों में से इर्टिगा ने 3 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए क्रैश टेस्ट में, जो कि इन 13 गाड़ियों में से सबसे ज्यादा है। इन सभी कार्स के और थोड़ा डेप्थ में जाओगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है इन गाड़ियों का प्लेटफॉर्म। ये सभी कार्स एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस है और वो प्लेटफॉर्म है हार्टेक प्लेटफॉर्म। क्या सच में ये प्लेटफॉर्म अनसेफ है एक कार के लिए? क्या इस प्लेटफॉर्म वाली गाड़ियां किसी भी माइनर से इम्पैक्ट को झेल नहीं सकती? और क्यों मारुति सुजुकी और hyundai अपनी कार्स की सेफ्टी को इम्प्रूव नहीं करता? और क्यों ये दोनों ब्रांड्स अपनी गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन यूज करती है, जबकि टाटा और फोक्सवैगन जैसी सेफ गाड़ियां बनाने वाली कंपनी 3 सिलेंडर का इस्तेमाल कर रही है? और क्यों आज भी मारुति सुजुकी की कार्स हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा नंबर में बेची जाती है, जबकि आजकल तो सेफ्टी को लेकर लोग ज्यादा अवेयर है? ये सब डाउट्स आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आए होंगे। अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी तो लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं वीडियो को। मारुति सुजुकी की शुरुआत 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी थी मारुति उद्योग के तौर पर। उस वक्त पर इंडियन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओपन नहीं था। इस वजह से मारुति 800 को जापान से सीधा इंपोर्ट करके इंडिया में बेचे जाने लगा और कुछ वक्त के बाद ही गुड़गांव में असेंबली प्लांट भी शुरू कर दिया था। मारुति की कार्स इंडिया में आते ही हिट हो गई थी। सिर्फ 4 साल के अंदर मतलब 1985 में 1 लाख कार्स बेच दी थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के इंडिया के हिसाब से। अब मारुति इंडिया में आते ही इस वजह से हिट हो गई थी क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में अवेलेबल किसी भी गाड़ी से ज्यादा फास्ट थी। इसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया थी, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मस्त थी, चाहे बात करें एक्सटीरियर की या फिर इंटीरियर की। इसका इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइंड था उस वक्त पर मिलने वाली बाकी की गाड़ियों से, फॉर एग्जाम्पल पद्मिनी और एम्बेसिडर। और सबसे बड़ा रीजन, इस गाड़ी की माइलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी कंपेयर करें इसके सेगमेंट से या फिर इसके ऊपर वाले सेगमेंट से। सुजुकी ने मारुति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2003 में खरीद लिया और आज की डेट में सुजुकी के पास इस कंपनी के 56% शेयर है। फिर साल 2000 में इस ब्रांड की जो भी गाड़ियां इंडिया में आ रही थी, उनकी क्वालिटी वो वैसे ही दे रहे थे जैसे बाहर के देशों में दे रहे थे। और इसके सबसे तगड़े एग्जांपल है SX4, फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट, ओल्ड बलिनो और इनकी वर्सा की। मारुति की शुरुआती गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इनको फ्लोरलेस कार का टैग मिल गया था इंडियन मार्केट में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये ब्रांड अपनी गाड़ी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने लगा। एक्चुअली बदलते वक्त के साथ बाकी के ब्रांड्स ने मारुति को कंपटीशन देने के लिए अपने बढ़िया मॉडल्स लॉन्च करे, जो उनसे भी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, इंजन्स और ओवरऑल अपील देते थे। और इस वजह से मारुति ने अपने सबसे बड़ी खूबी या फिर कई सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट पर ध्यान देना शुरू किया, जो था माइलेज। मारुति चाहती थी कि उनको माइलेज में कौन सा अदर ब्रांड कंपटीशन ना दे पाए, लेकिन सिर्फ कंपटीशन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि स्ट्रिक्ट होते इमिशन नॉर्म्स भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत स्टेज 4 को 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अगले 7 सालों में ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गया था। और इसी वजह से सभी ऑटो ब्रांड्स को अपने एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले धुएं को पहले से कम करने के लिए काफी R&D पर खर्च करना पड़ रहा था। और इस वजह से कई ब्रांड्स ने अपने पुअर परफॉर्मिंग मॉडल्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया था, जैसे कि टाटा वालों ने अपनी सफारी स्ट्रॉम को डिसकंटिन्यू कर दिया था 2019 में एमिशन नॉर्म्स को मैच करने के लिए। लेकिन मारुति ने स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स को मैच करने के लिए और माइलेज को बढ़ाने के लिए अपने गाड़ी को हल्का करना शुरू किया। 2012 के एक आर्टिकल में मारुति सुजुकी के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा था कि मारुति ने अपनी न्यू जनरेशन कार्स को प्रीवियस जनरेशन से हल्का बनाती है और वो अपनी वर्किंग फिलोसफी को एक्टिवली हर मॉडल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो बताते हैं कि कार के बॉडी शेल का वेट ओवरऑल वेट के 30% होता है और इसमें सबसे ज्यादा स्कोप होता है कार का वेट कम करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कार के बॉडी शेल का वेट कम करते हैं। इस वेट लॉस का पूरा फायदा उठाने के लिए मारुति अपने कार्स के सभी पार्ट्स पर काम करती है और उन पार्ट्स का वेट कम किया जाता है। जैसे कि सेकंड जनरेशन स्विफ्ट और डिजायर लॉन्च हुई थी, उसका एग्जांपल देते हुए बताया था कि इनके प्रीवियस जनरेशन में फ्यूल टैंक स्टील के बने होते थे और अब से इन गाड़ियों में प्लास्टिक के फ्यूल टैंक दे रहे हैं, जिससे इन गाड़ियों में 3 किलो तक वेट कम मिलता है। और साथ ही में उन्होंने अल्टो का एग्जांपल भी दिया था। इन्होंने बताया था कि कैसे मारुति ने प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले अपने न्यू जनरेशन अल्टो के सीट का वेट 5 किलो तक कम किया है और बैटरी का वेट भी 500 ग्राम तक कम किया था। और उस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि कैसे मारुति को वेट रिडक्शन में सबसे ज्यादा फायदा इंजन में प्लास्टिक के पार्ट्स यूज करने से मिलता है और बॉडी में हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करने से। लेकिन ये जो हाई स्ट्रेंथ स्टील वाली बात है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि इनके सब
सप्लाई चेन एसके गुप्ता ने 2012 में कहा था कि कम थिकनेस वाली हाई स्ट्रेंथ स्टील माइलेज बढ़ाने में और कार्बन एमिशंस को कम करने में हेल्प करती है। इनके गाड़ियों की जो आउटर बॉडी शीट है वो हम सब जानते हैं कि कितनी पतली है, और इनका ये जो हाई स्ट्रेंथ स्टील वाला स्टेटमेंट है वो अपने आप में काफी ज्यादा डाउटफुल है, क्योंकि इनकी गाड़ी अगर सिर्फ स्प्लेंडर जैसी टू व्हीलर से टकरा जाए तो उसका हाल बहुत बेकार होता है। अभी तक हमने जो भी बात करी वो सिर्फ सेकंड जनरेशन की वेट लॉस की स्ट्रेटजी की बात थी, लेकिन अब जब रिसेंटली BS6 लागू हुआ था तभी मारुति ने अपनी इंजन पर काम करने की बजाय अपनी गाड़ियों का वेट कम कैसे किया जाएगा इस पर ज्यादा ध्यान दिया था। 2021 में मारुति के CTO ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें BS6 रूल को मैच करने के लिए अपने हार्टेक प्लेटफॉर्म के 5th जनरेशन के जरिए अपनी गाड़ियों के वेट को फिर से कम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी नई स्विफ्ट 1st जनरेशन से 125 किलो तक हल्की है, और उन्होंने सिलेरियो के बारे में भी बताया था कि सिलेरियो भी 25 किलो तक हल्की हो गई है, जबकि ये दोनों गाड़ियां पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि मारुति ने पावर ट्रेन में प्लास्टिक के पार्ट्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है, जिससे वेट में 30% और कॉस्ट में 47% की कमी आई है, और आगे चल के CNG में भी 50% तक का वेट कम होगा कंपोजिट मटेरियल के यूज करके। अभी तक आपने जो भी वेट लॉस की कहानी सुनी है उसके रिजल्ट को मैं स्विफ्ट के थ्रू बताता हूँ। 1st जनरेशन स्विफ्ट जिसका वेट 1000 किलो का था, जो 2nd जनरेशन स्विफ्ट थी उसका वेट 960 किलो का था, और जो 3rd जनरेशन स्विफ्ट है उसका वेट 875 किलो का है। अब 1st जनरेशन से 3rd जनरेशन तक का सफर करने में स्विफ्ट ने अपना वेट लगभग 125 किलो तक लॉस कर दिया है, जबकि नई वाली स्विफ्ट पुरानी वाली स्विफ्ट से 4 इंच लंबी है और चौड़ी भी, और पुरानी वाली जनरेशन से इसमें फीचर्स भी ज्यादा है। और अगर हम बात करें कि क्या इंडिया में जो भी कार्स ब्रांड है वो ब्रांड भी ऐसा कर रही है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हर न्यू जनरेशन के साथ गाड़ी का वेट भी बढ़ता है। पुरानी गाड़ी के मुकाबले नई गाड़ी में ज्यादा फीचर्स होते हैं और वेट भी बढ़ा दी जाती है, जिससे गाड़ी का वेट भी बढ़ता है ना कि कम होता है, और जैसा होता ही है। अब ये तो समझ आ रहा है कि सुजुकी एमिशन नॉर्म को मैच करने के लिए अपनी गाड़ी का वेट कम कर रही है, पर बाकी के ब्रांड्स कैसे एमिशन नॉर्म को मैच कर पाते हैं। जैसे कि टाटा की गाड़ियों का एग्जांपल ले तो टाटा की अल्ट्रॉस मारुति सुजुकी बालेनो से 165 किलो तक भारी है, वो कैसे एमिशन नॉर्म्स को मैच कर पा रहे हैं। एमिशन नॉर्म्स को मैच करने के लिए टाटा बाकी कंपनी की तरह अपने इंजन पर ज्यादा R&D करती है, लेकिन ज्यादा माइलेज के लिए टाटा वालों को अपनी कार्स में 4 सिलेंडर इंजन की जगह 3 सिलेंडर इंजन का यूज करना पड़ता है। अगर आपको जानना है कि टाटा जैसी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी बनाने वाली ब्रांड अपने गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल क्यों करती है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दी है। ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। अब बात करें इस वीडियो की, तो अब ये 3 सिलेंडर का साथ सिर्फ टाटा तक सीमित नहीं है, बल्कि फोर्ड जैसी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी कार बनाने वाली कंपनी की फिगो का जब 1st जनरेशन और 2nd जनरेशन आता था तो उसमें 4 सिलेंडर इंजन ही यूज किया जाता था पेट्रोल इंजन के अंदर। लेकिन 2019 के बाद फोर्ड ने भी 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल करना शुरू किया, और सिर्फ फोर्ड ही नहीं बल्कि फोक्सवैगन की पोलो भी 4 सिलेंडर के साथ आती थी। लेकिन जो करंट पोलो आ रही थी उसमें 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा था, और सिर्फ पोलो ही नहीं बल्कि इनकी बाकी की सारी गाड़ियां 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, लेकिन इनके ऊपर आने वाले मॉडल्स में 4 सिलेंडर इंजन मिलता है ताकि कस्टमर्स को और परफॉर्मेंस मिल सके। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि मारुति क्यों यूज नहीं करती 3 सिलेंडर इंजन को, क्योंकि अक्सर ये देखने मिलता है कि 3 सिलेंडर इंजन काफी अंडर पावर होते हैं 4 सिलेंडर इंजन के सामने, और 3 सिलेंडर इंजन काफी ज्यादा वाइब्रेशन और नॉइस क्रिएट करते हैं 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले। अब ये कुछ गाड़ियों में कम हो सकता है और कुछ गाड़ियों में बहुत ज्यादा, और इस चीज का सबसे तगड़ा एग्जांपल है टाटा की पंच। उस गाड़ी को चलाने वाले लोग ये मानते हैं कि ये गाड़ी काफी ज्यादा अंडर पावर फील होती है, लेकिन फिर भी टाटा के पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एटलीस्ट वो एक सेफ कार तो दे रहे। अब हम इतने ज्यादा सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मारुति की ब्रेजा छोड़कर बाकी की सारी गाड़ियां ग्लोबल एनकैप में फेल हो गई थी, तब ग्लोबल एनकैप के CEO डेविड वार्ड ने कहा था कि मारुति को इंडिया के लिए सेफ कार बनानी चाहिए, ऐसी गाड़ियां जो ग्लोबल एनकैप के अंदर बेहतरीन स्कोर लेकर आए। तो उस वक्त मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्लाई देते हुए कहा था कि मारुति इंडियन गवर्नमेंट के सेफ्टी नॉर्म्स को ऑलरेडी फॉलो कर रही है, और वो ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट को ऑनेस्ट रिजल्ट नहीं मानते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर आज की डेट की बात करें तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सेफ्टी को लेकर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए। अभी जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है एक कार के लिए वो काफी बेसिक है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट भारत एनकैप लाने वाला है। उम्मीद है कि भारत एनकैप, ग्लोबल एनकैप या फिर उससे ऊपर के सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेट करेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मारुति के सेफ्टी इश्यूज के बारे में लोगों को नहीं पता है, वो लोग फिर भी क्यों ले रहे हैं इनकी गाड़ियों को। तो उसकी सबसे बड़ी वजह माइलेज। और अक्सर ये देखने मिलता है कि मारुति की कार चलाने वाले ओनर पहले एक 2 व्हीलर चलाते थे जो एक 4
व्हीलर में शिफ्ट हुए होते हैं और उनका माइंडसेट ये होता है कि टू व्हीलर से ज्यादा सेफ्टी तो फोर व्हीलर दे रही है और इस वजह से वो लोग सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लास्ट रीजन है कि मारुति सुजुकी को लोग आज भी इंडियन ब्रांड समझते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जापान की कंपनी सुजुकी के पास 56% शेयर है मारुति सुजुकी के, और जो भी बाकी के शेयर है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इस वजह से ये कंपनी एक जापानी कंपनी बन जाती है जिसका एक इंडियन नाम है, और इसका इंडियन नाम इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 1981 में जब स्टार्ट किया था तब उसका नाम मारुति रखा था, और सुजुकी चाहता है कि इसके साथ ये नाम हमेशा जुड़ा रहे जिससे उन्हें मार्केटिंग में आसानी होती है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि लोगों को लगे ये एक इंडियन ब्रांड है। तो यही था भाई आज की वीडियो में। आपको क्या लगता है, सुजुकी और Hyundai जैसी ब्रांड्स को अपने कार के सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहिए और उन्हें और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए या फिर नहीं? आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।